अब तक आपने पढ़ा। परी अपने शादी की मंडप से भागकर मिस्टर कपूर के लिए अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिसके बाद अर्नव उससे शादी तोड़ देता है और किसी और से शादी के लिए कहता है। अर्नव का ये फैसला सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही कौशल्या जी अर्नव को लेकर अपने साथ स्विमिंग साइड चली आती है। अब आगे कौशल्या अर्नव को लेकर स्विमिंग पूल की तरफ आ जाती है। ये सब क्या है अर्नव, अब तुम किससे शादी करने वाले हो और कौन है दुल्हन? कौशल्या जी ने तुरंत ही सवाल किया। अर्नव ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मॉम आपको पता है वो कौन है और आप अच्छी तरह जानती है। कौशल्या जी थोड़ा नाराजगी के साथ, बेटा इस वक्त पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बताओ कि वो कौन है। क्या परी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुमने किया है? क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो किसी और के साथ? अर्नव ने अपनी गर्दन हिला दी। वही कौशल्या जी अब एकटक अर्नव के जवाब का इंतजार कर रही थी। अर्नव उनके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आन्या मैं आन्या से शादी करूंगा। कौशल्या जी उसकी बात सुन बिल्कुल चौंक गई। उनका मुंह हैरानी से खुल गया। वो बोली, ये क्या कह रहे हो तुम, वो कैसे ये शादी कर सकती है? वही रूम में आन्या काफी घबराई हुई बैठी थी और आजीविका उसे शांत करवा रही होती है। आजीविका ने आन्या को गले से लगाया हुआ था और उसके सिर को सहला रही थी। वो बोली, वो सब बेहद भयानक था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक मिस्टर कपूर इस हालत में कैसे। आन्या घबराई सी आवाज में बोली, क्या तुम उन्हें जानती हो? हाँ, वो 2 साल पहले डैड के साथ बिजनेस डील कर रहे थे, पर वो अपने बिजनेस में बहुत फ्रॉड करते थे, इसलिए डैड ने उनके साथ सारे रिलेशन तोड़ दिए। आन्या इस बात के बाद खामोश हो गई। वही आजीविका उसके पीछे को सहलाते हुए बोली, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, नीचे भाई है ना, वो सब संभाल लेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि ये रिश्ता टूट जाए और वो भयंकर परी मेरी भाभी ना बने। वहीं नीचे सभी मेहमान पंकज जी को कुछ ना कुछ बातें कहते जा रहे थे। मिसेज सिन्हा बोली, शादी होगी भी या नहीं? मिसेज सिंघानिया अर्नव को लेकर कहाँ गई है? मिस्टर सिंघानिया, कहीं आप लोग बदनामी से बचने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं? वही मिस्टर आलूविया बोले, हाँ मुझे भी यही लगता है कि ये लोग बदनामी से बचना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं, वरना अगर दुल्हन होती तो अब तक मंडप में अर्नव के साथ बैठी होती, पर यहाँ तो कोई दुल्हन नहीं है। हाँ, हमें चलना चाहिए, वैसे भी बहुत तमाशा हो गया है, मीडिया में वैसे भी खबर पहुँच चुकी है और बदनामी तो होनी ही है, मिस्टर जिंदल बोले। सभी मेहमान बस आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे थे और पंकज जी के पास अब बोलने को कुछ भी नहीं था। वही कौशल्या जी तो अर्नव की बातें सुनकर पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। अर्नव ने अपनी मॉम के चेहरे को एकटक देखते हुए कहा, मॉम आप जाकर अपनी दुल्हन को मंडप में लेकर आ जाइए, मैं मंडप में जा रहा हूँ, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं और अगर मैं नहीं गया तो वो सभी बहुत सारी बातें बनाएंगे जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कौशल्या जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, पर वो तुमसे शादी कैसे कर सकती है अर्नव, वो कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होगी। अर्नव हल्की स्माइल के साथ, अगर आप ये काम नहीं कर सकती है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी होने वाली दुल्हन को खुद लेकर आ जाऊंगा। कौशल्या जी अर्नव की बातें सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो अच्छी तरह जानती थी अगर वो आन्या को लेने नहीं जाएगी तो अर्नव उसे मंडप में ले आएगा, चाहे वो जोर जबरदस्ती से ही लाना पड़े। नहीं, मैं ले आती हूँ, तुम मंडप में जाओ, कौशल्या जी बोली। अर्नव ने अपनी गर्दन हिलाई, अपना सेहरा संभाला और मंडप की तरफ चला गया, पर कौशल्या जी के सिर पर एक बोझ सा बन गया। कौशल्या जी परेशान होकर अपने आप से बोली, मैं कैसे उस बच्ची को ये सब कहूँ, वो तो मेरे भरोसे इस घर में आई थी, मैं कैसे अपने बेटे की शादी उससे करवा दूँ? अगर आन्या इस शादी के लिए नहीं मानी तो क्या होगा?
लेकिन उनके पास कोई भी चारा नहीं था। आज उन्हें आन्या को अपने बेटे अर्नव की दुल्हन बनना था। वहीं ऊपर आन्या अभी शांत हो चुकी थी। वो दोनों हॉल में क्या हो रहा है ये देखने के लिए नीचे ही जा रहे थे, लेकिन तभी उनके रूम में कौशल्या जी आ जाती है। कौशल्या जी को देखकर आजीविका बोली, नीचे क्या हो रहा है मॉम, सब कुछ ठीक तो है ना? कौशल्या जी आजीविका की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन हमें सब कुछ ठीक करना होगा। उनकी ये बात सुनकर आजीविका और आन्या एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगती है। मॉम, आप साफ साफ कहें कि क्या कहना चाह रहे हो। फिलहाल कुछ भी बताने का वक्त नहीं है, तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ समझ आ जाएगा। कहते हुए कौशल्या जी आन्या के पास आती है और आन्या के सिर पर अपने हाथ में पकड़ी हुई लाल रंग की चुनर डाल देती है। आन्या और आजीविका असमंजस से कौशल्या जी को ये सब करते हुए देख रहे थे। मॉम, आप ये सब क्या कर रहे हो? आन्या को ये चुनर। कौशल्या जी आन्या का हाथ अपने हाथों लेते हुए, प्लीज बेटा, मेरे बेटे से शादी कर लो प्लीज। कौशल्या जी की बात सुनकर आन्या और आजीविका दोनों उन्हें आंखें फाड़कर देखने लगते हैं। आजीविका तुरंत बोल पड़ी, ये सब क्या कह रही है मॉम आप? आन्या कैसे भाई से शादी कर सकती है? आन्या, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अर्नव तुमसे शादी करना चाहता है, नीचे मंडप में वो तुम्हारा वेट कर रहा है। आन्या को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। शादी? वो ये शादी कैसे कर सकती थी, वो भी उस शख्स से जिससे वो इतना डरती है। उसने कौशल्या जी को मना करना चाहा पर वे कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। मॉम, आन्या ये शादी नहीं कर सकती, हमें इसकी मर्जी भी जाननी होगी कि ये भाई से शादी करना चाहती भी है या नहीं। तुम्हें अच्छी तरह पता है इस घर में वही होता है जो तुम्हारे भाई चाहते हैं, और अगर उसने फैसला कर लिया है कि उसे आन्या से करनी है तो आन्या को ये शादी करनी होगी, क्योंकि अगर अर्नव खुद यहाँ पर आ गया तो फिर हम में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आन्या की भलाई इसी में है कि वो ये शादी कर लेवे। कौशल्या जी फिर आन्या की तरफ हुए बोली, बेटा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अर्नव के गुस्से को भड़काने की कोशिश मत करो। हम सभी ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसके बदले ही सही, लेकिन इस शादी के लिए मान जाओ। आन्या कौशल्या जी की बात सुन उनके चेहरे को एकटक हैरानी से देखने लगी। उसे ताज्जुब हो रहा था कि कौशल्या जी ये सब कह रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसकी मदद की थी। आजीविका कुछ बोलने को हुई, तभी कौशल्या जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आन्या को लेकर मेरे साथ चलो वरना अर्नव किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगा। आजीविका के अंदर भी अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नव के खिलाफ कुछ बोल पाए। वो भी अपने भाई को अच्छी तरह जानती थी, अगर उन्होंने एक बार कोई फैसला ले लिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते थे। कौशल्या जी ने आन्या के चेहरे पर हल्का सा घूंघट कर दिया और वो दोनों आन्या को लेकर हॉल की तरफ आ जाते हैं। वही मंडप में अर्नव दूल्हे के स्थान पर बैठा हुआ था। सभी मेहमान एक नई दुल्हन को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। पंकज जी और जीवन ने जब आन्या को देखा तो वो दोनों कभी अर्नव के चेहरे को देख रहे थे तो कभी आन्या को। मेहमानों की खुसूर पुसूर के बीच आन्या अर्नव के पास आकर बैठ गई। उसने एक बार भी अर्नव के चेहरे को नहीं देखा। आन्या मन ही मन घबराते हुए बोली, इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं मिलती। इन सभी ने भी मेरी मदद की, लेकिन मुझे इस अकड़ू और गुस्सैल के गले बांध दिया। जबकि आजीविका अपने भाई के साथ आन्या को देखकर परेशान होकर बोली, जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। सच में भाई जो भी चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। मुझे उस दिन मॉल में ही समझ जाना चाहिए था कि भाई आन्या से ही शादी करेंगे। मैं भी एकदम बेवकूफ़ हूँ। गॉड, आपने मुझे भयंकर परी से तो छुटकारा दिला दिया, लेकिन बेचारी आन्या के साथ ये क्या कर दिया। वही अर्नव ने आन्या के हाथ के पास अपना हाथ लाकर अपनी हथेली खोली,
जिस पर आन्या की नजरें जब गई तो उसके लिए ये एक और बड़ा झटका था। अर्नव की हथेली पर आन्या का नाम था। उसके कनखियों से अर्नव की तरफ देखा, पर अर्नव की नजरें अग्निकुंड की तरफ थी। आन्या अपने आप में बड़ा कर बोली, इसका मतलब वो शख्स जो मुझे हल्दी और मेहंदी लगाने आया था वो ये डेविल ही था। वही पंडित शादी के मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं और अर्नव आन्या के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि। आन्या की धड़कनें तब जोरे से टलने लगी जब अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा। दोनों की शादी की एक एक रस्म धीरे धीरे पूरी होने लगी। कन्यादान पंकज जी ने किया। अर्नव ने आन्या को मंगलसूत्र पहनाया। उसकी मांग ने सिंदूर भरा। सिंदूर भरते वक्त थोड़ा सा सिंदूर आन्या के नाक पर भी गिर गया था। ये देखकर अर्नव के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वही दूसरी तरफ आन्या घबराई हुई सी अपने आप से बोली, मन तो कर रहा है कि इस शादी से ही भाग जाऊं, लेकिन ना तो जुबान काम कर रही है और ना ही हाथ पैर। कुछ ही देर में पंडित जी ने शादी संपन्न हुई कहा और सभी बड़ों के आशीर्वाद लेने को कहते हैं। अर्नव और आन्या सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। मीडिया वाले भी अर्नव और आन्या की शादी की खबरों को पूरे न्यूज चैनल्स पर आग की तरह फैला देते हैं। शादी के बाद सभी मेहमान भी शादी का खाना खाकर अपने अपने घर की तरह चले जाते हैं। अब सिंघानिया हाउस में सिर्फ घर वाले ही थे। वही आन्या शादी की बाकी रस्में पूरी करके बिना कुछ कहे आजीविका के साथ अपने रूम में चली गई थी। ये सब क्या कर दिया अर्नव तुमने? आन्या से शादी हॉल में खड़े पंकज जी हैरान होकर बोले। जीवन, कौशल्या जी, अर्नव और पंकज जी इस वक्त हॉल में मौजूद थे। अर्नव पंकज जी के सामने खड़ा उनके चेहरे को देख रहा था और पंकज जी अपने बेटे से अपने सवालों के जवाब चाहते थे। अर्नव गंभीर होकर बोला, मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार की इज्जत और अपने लिए किया। पंकज जी गुस्से से, और उसे मासूम बच्ची की मर्जी का क्या? अर्नव वो भी तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं? तुमने उससे ये एक बार भी नहीं पूछा? क्या इस शादी में उसकी मर्जी शामिल नहीं है? अर्नव ने उनके चेहरे की तरफ देखकर शांत भाव से कहा, आप फिक्र मत करिए डैड, अब वो मेरी अमानत है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। पंकज जी उसके ऐसे जवाब सुनकर बिल्कुल खामोश हो गए। अर्नव की पूरी फैमिली जानती थी कि अर्नव ने अगर कोई जिम्मेदारी उठाई है तो वो उसे पूरे दिल से निभाएगा, लेकिन आन्या की मर्जी के बिना उससे शादी करके अर्नव ने बिल्कुल भी सही नहीं किया था। लेकिन अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अर्नव जो चाहता था वो उसे पा ही लेता था। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। शादी के बाद आन्या आजीविका के साथ बैठी हुई थी। वो न जाने कब से रोए जा रही थी और आजीविका उसे शांत करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। प्लीज़ आन्या शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन हम जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते हैं। तुम इस तरह अपनी तबीयत खराब कर लोगी, और अगर भाई ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली से बहुत प्यार है और अब तुम भी उनकी फैमिली का हिस्सा हो। आन्या सुबकते हुए बोली, क्या मुझे अब अपने लिए रोने का हक भी नहीं है? बाकी सब हक तो उन्होंने छीन दिए हैं। मुझे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं ये शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं? और आंटी उन्होंने तो मुझे कहा था कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो क्या कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? उन्होंने भी मेरा विश्वास तोड़ दिया। मेरी हेल्प करने के बदले उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी मांग ली। आजीविका आन्या की हालत समझ सकती थी। वो समझ सकती थी कि आन्या के दिल पर इस वक्त कता बीत रही है। किसी लड़की की शादी इस तरह होना जिसकी उसे उम्मीद भी ना हो, इतना आसान नहीं होता है। देखो आन्या, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर मैं तुम्हें इस बात का वादा कर सकती हूँ कि भाई कभी भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। वो हमेशा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे।
अगर उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है तो वो मरते दम तक इस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं। आजीविका की बात पर आन्या ने आंसुओं से भरी पलकों से उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ सही कहा, मैं एक जिम्मेदारी ही तो हूँ। आन्या को प्यार की तलाश थी पर अब उसे एक जिम्मेदारी बना दिया गया था। वो अर्नव से किस हद तक डरती थी ये वो लफ्जों में नहीं बता सकती थी, पर अर्नव को देखकर उसके पूरे शरीर में जैसे खून रुक जाता था। पर अब उसी शख्स के साथ जिंदगी भर जीना पड़ेगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। तभी वहां पर कौशल्या जी आ गई। आन्या ने उन्हें देखकर तुरंत अपने आंसुओं को साफ किया। कौशल्या जी भी अपने फैसले पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, लेकिन इस वक्त वो भी अपने आप को इतना ही बेबस महसूस कर रही थी जितना कि आन्या थी। कौशल्या जी आन्या के पास आकर बैठ गई और बोली, मैंने जो किया उसके लिए सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा, लेकिन मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। आन्या ने कुछ नहीं कहा, वो बस सुबकती रही। कौशल्या जी ने आजीविका की तरफ देखा तो वो भी अपनी गर्दन हिला देती है। इस वक्त आन्या बहुत ज्यादा दुखी थी, उसे इस वक्त किसी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वही कौशल्या जी ने घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज रहे थे। बेटा अब तुम्हें अपने रूम में चलना चाहिए, अब ये रूई तुम्हारा नहीं है, अब तुम्हें अर्नव के रूम में ही रहना होगा। कौशल्या जी के मुंह से ये सुनकर आन्या अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए उनकी तरफ तो कभी आजीविका की तरफ देखने लगी। ये क्या कह रही है आप आंटी, मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। आन्या की बात पर कौशल्या जी बोली, बेटा अरेंज मैरिज भी तो बिना मर्जी के ही होती है। क्या उस वक्त दुल्हन ये तो नहीं कहती ना कि वो घर से नहीं जाएगी, उसे जाना होता है, और अगर तुम नहीं भी जाना चाहो तो तुम्हें जाना होगा। आन्या कुछ और कह पाती तभी वहां पर अर्नव आ जाता है। अर्नव को देखते ही आन्या और भी सिमट गई, उसकी धड़कनों ने शोर करना शुरू कर दिया। ये भी यहाँ आ गया है, आज ये सभी मेरी जिंदगी तबाह करने में क्यों लगे हैं। मैं अभी इनके रूम में जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। जो इंसान जबरदस्ती मुझे मेहंदी लगा सकता है, मुझसे शादी कर सकता है, वो मेरे साथ कुछ भी कर लेगा। ये सभी समझ क्यों नहीं रहे हैं। आन्या अपने ही अंदर ये सब बोलती जा रही थी। वही आन्या की पक्का बेडशीट पर कसती जा रही थी, जैसे जैसे अर्नव अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। कौशल्या जी और आजीविका तो पता था कि अब क्या होने वाला है। अर्नव आन्या के पास आकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मिसेज सिंघानिया चलिए, बहुत रात हो गई है, हमें सोना भी है, आप बहुत थक गई होगी। अर्नव के मुंह से इतने प्यार भरे लफ्ज सुनकर सभी शॉक्ड होकर उसे देखने लगे। वही आन्या को तो उसके प्यार भरी बातों से भी डर लग रहा था। आन्या घबराई हुई सी अपने आप से बोली, ये डेविल मुझसे इतना प्यार से बात क्यों कर रहा है। आन्या इतना मत सोच, ये वही खड़ूस और एरोगेंट ही है, बस जिस तरह बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है, वैसे ही ये भी तुझसे मीठी मीठी बातें करके तुझे बहला रहा है। आन्या ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो अपने ख्यालों में खोई हुई सी अर्नव को देखती जा रही थी। तभी कौशल्या जी बोली, बेटा आन्या, अर्नव तुम्हें लेने खुद आया है, इसके साथ जाओ। आन्या पीछे सिसक गई और घबराते हुए बोली, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आजीविका के साथ ही रहूंगी। आन्या के मुंह से ये सुनते ही अर्नव उसे छोटी छोटी आंखें करके देखने लगा। वही आजीविका अपने माथे पर हाथ मारते हुए खुद से बोली, आन्या आज अपने साथ मुझे भी मरवाएगी। इसी नहीं पता, अगर ये भाई के साथ नहीं गई तो भाई अपना सारा रूम ही यहाँ लेकर आ जाएंगे। अर्नव उसे एकटक देखते हुए कहा, आन्या चलो मेरे साथ। आन्या नहीं मानी, वो छोटे बच्चों की तरह घबराकर अपनी गर्दन को हिला देती है। आन्या अर्नव ने इस बार उसके ना पर जोर डालते हुए कहा, पर जब आन्या नहीं मानी और उसने बच्चों की तरह कौशल्या जी का पल्लू पकड़ लिया, वो उनके पीछे छिप जाती है और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है।
बेटा अर्नव, कौशल्या जी ने कुछ कहना चाहा पर अर्नव ने उन्हें अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। अगले ही पल आन्या को कुछ अजीब लगता है, उसे लगता है जैसे वो हवा में है। आन्या ने झटके से अपनी आंखें खोली तो इस वक्त अर्नव ने उसे अपनी बाहों में उठाया हुआ था। कौशल्या जी और आजीविका के सामने अर्नव ने जब आन्या को अपनी बाहों में उठाया तो आन्या शर्म से पानी पानी हो गई। वो अपने हाथ पैर हिलाना चाहती थी पर अर्नव उसकी आंखों में देख रहा था। घबराहट के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पाती। अर्नव ने उसके चेहरे से अपनी नजरें हटाकर आजीविका की तरफ देखते हुए कहा, आन्या के कपड़े मेरे रूम में ले आओ, आज से ये वहीं पर रहेगी और अगर इसने वापस यहाँ आने की कोशिश की तो मैं भी यहीं पर अपना सारा सामान सेट करवा लूँगा। ये बात उसने आन्या की आंखों में देखते हुए कही। आन्या अब बहुत डर गई। उसकी दोबारा हिम्मत हो ही नहीं पाई कि वो अर्नव के सामने अपना मुंह खोल पाए। आन्या ने अपने दोनों हाथों से अर्नव की शेरवानी को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे एक छोटा बच्चा डर से किसी चीज को पकड़ कर रखता है। आन्या को डर लग रहा था कि कहीं और ना उसे नीचे ना गिरा दे, यही सोचकर उसने अर्नव को पकड़ा हुआ था। आन्या ने अर्नव के चेहरे को एकटक देखा, वही अर्नव उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम से बाहर की तरफ बढ़ जाता है। आन्या लगातार उसके चेहरे को देखती जा रही थी। आन्या ने पहली बार अर्नव को इतने करीब से देखा था, शायद अब उसे समझ आ रहा था कि इतनी लड़कियां अर्नव के पीछे पागल क्यों थी, क्योंकि दिखने में वो किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं था, ऊपर से इतना अमीर और पैसे वाला भी था। किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय इस चीज के कि उसे प्यार से बात करना नहीं आता था और लगता भी वो किसी खड़ूस डेविल जैसा। आजीविका ने तुरंत आन्या के सारे कपड़े निकाले और सूटकेस में भरते हुए सूटकेस लेकर अर्नव के रूम की तरफ चल दी, जबकि कौशल्या जी ने अपने हाथ जोड़ लिया और भगवान से बोली, हे भगवान, इस बच्ची का भला करना, मदद करने के लिए इसे घर में लाई थी और आफत में फंसा दिया। सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही इस बच्ची की जिंदगी को खराब कर दिया। पता नहीं मेरे बेटे के साथ ही जिंदगी भर कैसे रहेगी। दूसरी तरफ अर्नव ने आन्या को बेड पर बैठाया और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, कब से देखती जा रही हो मुझे, अब बस भी करो, ये चेहरा तुम्हारे लिए ही है, जिंदगी भर देख लेना। आन्या सकपका गई, उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ हटाई। अर्नव भी उसे देखते हुए मुस्कुराकर उससे दूर हट जाता है। आजीविका आन्या के कपड़े लाकर अर्नव के रूम में रख देती है और आन्या ने बेचारगी को साथ आजीविका के चेहरे की तरफ देखा। आजीविका ने उसे शांत रहने को कहा और गहरी सांस लेने का इशारा करते हुए वहां से चली जाती है। अब रूम में सिर्फ अर्नव और आन्या थे। अर्नव वार्डरोब से कपड़े लेकर चेंज करने चला जाता है। आन्या रूम की सजावट देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। पूरा रूम फूलों से सजा हुआ था, कैंडल्स जल रही थी, बिल्कुल सुहागरात वाला रूम लग रहा था। आन्या को भी चेंज करना था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा तो सिर्फ 11 बजे बज रहे थे। अभी तो सिर्फ 11 बजे बज रहे हैं, पता नहीं रात भर क्या होने वाला है, ये टाइम इतना धीरे क्यों चल रहा है, आज आन्या बड़बड़ाकर बोली। कुछ ही पलों बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और अर्नव ने ट्राउजर और टी शर्ट पहनी हुई थी। वो आन्या के पास आकर बोला, ये कपड़े भारी है, जाओ जाकर चेंज कर लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना से आता हूँ। आई नो तुमने डिनर नहीं किया है। आन्या अर्नव को देखते हुए, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। इतना कहकर आन्या ने सूटकेस से कपड़े निकाले और चेंज करने चली गई। अर्नव उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है। कुछ ही पल बाद आन्या नॉर्मल सूट पहनकर बाहर आती है। उसने अपनी नजरें दौड़ाई तो अर्नव रूम में कहीं पर नहीं था। तभी उसे वार्डरोब साइड से कुछ आवाजें आती है तो वो उस तरफ चली जाती है। सामने अर्नव को देखकर वो उसे एकटक देखने लगती है। अर्नव वार्डरोब में उसके कपड़े सही से रख रहा था। अर्नव ने आन्या को एक नज़र देखा,
उसके इस तरह देखने पर आन्या घबराकर जैसे ही वहां से जाने लगी तभी दीवार से उसका सिर लगता पर अर्नव ने बीच में ही अपना हाथ रखकर उसे बचा लिया। अर्नव इस वक्त उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। आन्या को अर्नव की गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस हो रही थी। अर्नव ने आन्या के बालों को एक तरफ से पीछे किया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर धीरे से फुसफुसाकर बोला, बी केयरफुल माय वाइफी, आई कांट टॉलरेट इट इफ समथिंग हर्ट्स यू। अर्नव की ये बात सुन आन्या अंदर से पूरी तरह कांप जाती है। उसकी धड़कनें ट्रेन की तेजी से चलने लगी। आन्या को अर्नव की गर्म सांसें महसूस कर शरीर में सिहरन सी होने लगी और एक तेज कर्ट उसके शरीर में दौड़ जाता है। अर्नव को अपने इतने करीब देखकर आन्या की सांसें तेज चलने लगी। अर्नव ने आन्या की कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और धीरे धीरे अपने हाथों को उसके पेट पर लेकर आ गया। अर्नव उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, बी केयरफुल माय वाइफी, आई कांट टॉलरेट इट इफ समथिंग हर्ट्स यू। अर्नव को अपने इतने करीब देखकर आन्या का पूरा शरीर कांपने लगा। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। आन्या की धड़कनें इस वक्त इतनी तेज और आवाज के साथ चल रही थी कि अर्नव भी उसे आसानी से सुन पा रहा था। अर्नव उसके कान के पास से दूर हटते हुए बोला, खाना नहीं क्या है वाइफी। आन्या ने अपनी आंखें खोलकर अर्नव की तरफ देखा तो वो वार्डरोब की तरफ से बाहर निकलकर उसकी तरफ देख रहा था। आन्या ने अपने आप को संभाला और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मैं अभी सोना चाहती हूँ, मुझे भूख नहीं है। उसकी यह बात सुनकर अर्नव की आंखें छोटी छोटी हो गई और वो आन्या को घूरते हुए देखने लगा। आन्या उसे अपनी तरफ यूं देखता पाकर बोली, ये आखिर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? कहीं मुझ पर गुस्सा ना हो जाए? पूरे डेविल बनकर मेरे सामने खड़े हैं। आन्या का पूरा शरीर कांप रहा था। वो कांपते हुए अर्नव के पास से निकलती है। अर्नव बस उसे जाते हुए देखता रहता है पर कुछ नहीं कहता। आन्या की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नव के चेहरे को देख पाए। उसने अपनी नजरें फ्लो पर गड़ा दी और हिम्मत जुटाकर बोली, आप बेड पर सो जाएगा, मैं यहाँ पर सो जाऊंगी। आन्या ने बिना देरी किए अपने लिए एक तकिया उठाया और ब्लैंकेट लेकर काउच उस पर आकर लेट गई। आन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली पर वो अर्नव की नजरों को महसूस कर पा रही थी। वही अर्नव आन्या को मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तभी उसका मोबाइल रिंग करता है। अर्नव ने मोबाइल पर देखा तो जीवन का मैसेज था। वो उसे रूम से बाहर बुला रहा था। अर्नव ने एक नज़र आन्या को देखा और रूम से बाहर निकल गया। वही अर्नव के जाने के बाद आन्या ने अपनी आंखें खोली और डोर की तरफ देखते हुए बोली, शुक्र ने मुझे डांटा नहीं, वरना मैं तो बेहोश हो जाती। किस तरह घूर रहे थे मुझे अपनी डरावनी आंखों से। आन्या सो जाए इससे पहले कि से डेविल दोबारा आ जाए। कहते हुए आन्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही अर्नव जब रूम से बाहर आया तो जीवन रेलिंग के पास खड़ा होकर अर्नव का इंतजार कर रहा था। जीवन अर्नव को देखते ही उसके पास आया। अर्नव उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हुआ जीवन, तुमने मुझे इतनी रात को बाहर क्यों बुलाया? जीवन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं अर्नव, मुझे तो उस परी ने परेशान कर दिया है। पता नहीं कब से मुझे कॉल करती जा रही है, कह रही है तुमसे मिलना है, पर मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। शायद तुम्हारे पास भी उसके कॉल आए होंगे। जीवन की बात सुनकर अर्नव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आए तो थे पर मैंने इग्नोर कर दिए। शायद शादी को लेकर गुस्सा निकाल रही होगी। जीवन ने गंभीर होकर कहा, नहीं, उसे पता चल गया है कि मिस्टर कपूर की वो हालत तुमने की थी और वो बेहद गुस्से में और लग रही थी। अर्नव जीवन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ अभी वो गुस्से में तो होगी पर तुम फिक्र मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगा पाएगी। सो जाओ जाकर। इतना कहकर अर्नव जैसे ही जाने लगा तभी जीवन ने उसका हाथ पकड़ लिया।
उसके पास अभी भी तुम्हारे खिलाफ वो सारे सबूत मौजूद हैं। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि इससे तुम्हारी इमेज पर बहुत बुरा असर होगा, और इस वक्त वो घायल शेरनी की तरह है, कुछ भी कर सकती है। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे एक बार मिल लेना चाहिए। जीवन बेहद सीरियस था। उसकी बात सुनकर अर्नव ने अपनी तर्जनी उंगली अपने माथे पर रब की और कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हिला देता है। कार की चाबी दो और घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घर पर नहीं हूँ। अर्नव की बात सुनकर जीवन ने अपनी गर्दन हिलाई और कार की चाबी उसकी हथेली पर रखते हुए बोला, पर क्या तुम अकेले जा रहे हो? हाँ, मैं उससे अकेले ही मिलना चाहता हूँ। जीवन ने अब अर्नव से कुछ भी सवाल नहीं किया। अर्नव रूम में जाकर कपड़े चेंज करता है। वो चेंज करके जैसे ही डोर के पास आता है तभी उसकी नज़र सामने काउच पर सो रही आन्या पर जाती है। आन्या को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपने कदम आन्या के पास बढ़ा देता है और आन्या के गाल पर अपने हाथ रखते हुए उसकी तरफ झुकता है। वो अपने होंठों से उसके माथे को चूमते हुए मुस्कुरा देता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वही उसके जाते ही आन्या की नींद खुलती है। दरअसल उसे नींद नहीं आई थी, वो तो कब से सोने की कोशिश कर रही थी, पर अर्नव के रूम में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। आन्या डोर की तरफ देखते हुए काउच से उठ गई और असमंजस से बोली, शायद आज भी हमेशा की तरह कहीं जा रहे होगे, पर ये रात में कहाँ जाते हैं, और जीवन भी तो इनके साथ होता है। आन्या तुरंत काउच से नीचे उतरती है और बालकनी पर आकर नीचे देखती है तो अर्नव अपनी कार में अकेला बैठकर घर से बाहर जा रहा था। आज तो वो खुद कार भी ड्राइव कर रहा था। आन्या ने ये पहली बार देखा था। आन्या परेशान होते हुए बोली, आज तो ये अकेले है, पर अकेले कहाँ जा रहे हैं? रोज तो बहुत सारे गार्ड्स और जीवन भी तो साथ होता है। वही आजीविका भी अपने रूम की विंडो से जब अर्नव को जाते हुए देखती है तो वो अपने आप से बोलती है, भाई आज दोबारा किसी लड़की के साथ, आन्या के साथ सचमुच में बहुत गलत हो रहा है। भाई ने पता नहीं क्यों उस मासूम आन्या से शादी कर ला। बेचारी को तो अभी तक कुछ पता भी नहीं है। अगर उसे भाई के बारे में पता चल गया तो वो न जाने क्या करेगी। कहते हुए उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों से ढक लिया। दूसरी तरफ अर्नव की कार सड़कों पर तेजी से चलती जा रही थी। अर्नव ने परी को कॉल करके मिलने बुला लिया था। कुछ ही देर बाद अर्नव ने एक सुनसान जगह पर अपनी कार रोकी। सड़क एकदम सुनसान थी। आसमान में भी बादल छाए हुए थे। बिजली की गदगदाहट से रात के वक्त कोई भी बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, पर अर्नव रात के 1 बजे एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। कुछ ही पलों बाद उसकी कार के सामने ही एक कार आकर रुकी। कार से परी बाहर निकलती है। उसने अभी तक दुल्हन वाला जोड़ा पहना हुआ था, पर चेहरे पर नफरत और गुस्सा थे, जिस पर अर्नव का नाम लिखा था। अर्नव, जो कि अपनी कार की बोनट पर बैठकर परी का इंतजार कर रहा था, परी को देखकर वो कार से नीचे उतर गया। दोनों एक दूसरे के सामने थे। जहां अर्नव के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वहीं परी उसे बेहद गुस्से से घूर रही थी। परी ने बिना कुछ कहे अर्नव के चेहरे की तरफ अपना हाथ उठा लिया। इससे पहले परी का थप्पड़ अर्नव के गाल पर लगता अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नव ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अर्नव सिंघानिया को हाथ लगाने वाला हाथ टूट जाता है, इसलिए ये हाथ बचाने हैं तो दूर रहो मुझसे। अर्नव ने इतना कहते हुए बेदर्दी से परी का हाथ झटक दिया। अर्नव उसकी आंखों में देखते हुए सीधे सीधे बोला, जो भी कहना है कहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर आया हूँ। परी ने अर्नव के मुंह पर कुछ पेपर्स मारते हुए कहा, तुमने किया ना ये सब? आखिर तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। मिस्टर कपूर को मारने की कोशिश की तुमने। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जैसा तुमने मेरे साथ किया था मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया है। इसमें इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है परी खुराना।
मैं तुम्हें जान से मार देना चाहती हूँ। तुमने मेरी मोहब्बत को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मारने की कोशिश की। नहीं, मैंने उन्हें मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, मैं सिर्फ तुम्हें डराने के लिए ये सब किया और तुम डर भी गई, अर्नव ने तिरछी स्माइल के साथ कहा। वही परी अब अर्नव की बातें सुनकर तिलमिलाने लगी। वो अर्नव के चेहरे के सामने अपना मोबाइल करते हुए बोली, ये मत भूलो अर्नव सिंघानिया, तुम्हारी कमजोरी मेरे पास है। अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। तुमने मेरा मजाक बनाया है, मैं तुम्हें एक मजाक बना दूंगी। अर्नव ने उसकी बात सुनकर कुछ पल उसके चेहरे को एकटक देखा, फिर अपने मोबाइल पर एक वीडियो चलाते हुए बोला, ये देखो, ये कहीं तुम तो नहीं हो परी खुराना। परी ने जब वो वीडियो देखा तो उसकी आंखें फटकर बाहर आ गई, खून जैसे नसों से बाहर आने लगा। उस वीडियो में परी और मिस्टर खुराना के इंटीमेसी के वीडियोस चल रहे थे। परी की सांसें ये सब देखने के बाद अटक गई। अर्नव ने अपना मोबाइल उसके हाथ में रखा और बोला, इसके अंदर तुम्हारे और मिस्टर खुराना की इतनी ब्लू फिल्म्स है ना, अगर मैंने ये वायरल कर दिया तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी और तुम्हारा मोहब्बत के पास वैसे भी अब कुछ नहीं बचा है, जो बचा है वो भी चला जाएगा अगर ये सब सामने आ गया। परी के हाथ कांपते जा रहे थे। माहौल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे से पसीने की बूंदें लगातार टपकती जा रही थी। वो अटकते हुए बोली, ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? अर्नव ने उसके हाथ से अपना मोबाइल लेते हुए कहा, जब से तुम मिस्टर कपूर के साथ थी तब से मेरे पास ये सब चीज़ मौजूद है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी ब्लैकमेल नहीं करना चाहता था और ना ही मेरे मन में तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए कोई भी ख्याल था, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन मेरे लिए खतरा जरूर बनोगी, इसलिए तुम्हारे खिलाफ ये सारी सबूत मेरे पास पहले से मौजूद थे। परी ये सब बातें सुनकर बिल्कुल सुन्न पड़ गई। वही अर्नव उसे एकटक देख रहा था। परी को अर्नव से झटके पर झटके मिलते जा रहे थे, पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। परी अर्नव के चेहरे की तरफ देखते हुए कांपते हुए बोली, अगर तुम्हें पहले से ही यह सब मालूम था तो फिर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? आखिर तुमने ये सारा ड्रामा किस लिए किया? मैंने जब तुम्हें ब्लैकमेल किया था तब भी तुम मुझे ये सब बता सकते थे, फिर तुमने पहले ये सब बातें मुझे क्यों नहीं बताए? परी का दिमाग बिल्कुल घूम गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, वो अर्नव के बारे में कितना जानती थी। अर्नव उससे कहीं ज्यादा आगे सोचता था। अर्नव परी के पास आकर उसकी आंखों में एकटक देखते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, आन्या से शादी के लिए मैंने ये सब आन्या के लिए किया है। परी उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल हक्की बक्की होकर उसके चेहरे को देखने लगी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। तुझको मैं खुद में बसा लूं सांसों की तरह, तू शामिल है मुझ में दिल और धाकिन की तरह। परी के सवाल पर अर्नव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जो कुछ भी किया आन्या के लिए किया। परी ने जब अर्नव के मुंह से यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अर्नव को हक्की बक्की होकर देखने लगी। परी ने अर्नव के चेहरे को देखते हुए हैरानगी के साथ कहा, क्यों तुमने उस लड़की के लिए ये सब क्यों किया? अर्नव उसके पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, परी खुराना, मैं तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं समझता, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम मेरे खिलाफ सारे सबूत अभी इसी वक्त मिटा देती हो तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत को मिटा दूंगा। परी ने उसके चेहरे को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम यह अच्छा नहीं कर रहे हो अर्नव सिंघानिया। अगर तुम्हें अपने फायदे का सौदा भी बुरा लग रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता परी, क्योंकि अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो मैं क्या कर सकता हूँ उसका अंदाजा अब तक तुम्हें हो चुका होगा। अर्नव ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी आईब्रो उठा दी। परी उसके गुस्से से घूरती रही लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी।
वैसे तुम्हें याद है ना, मिस्टर कपूर भी हॉस्पिटल में एडमिट है। परी ये देखकर डर से कांप गई। शायद अभी तक उसे अर्नव के दिमाग का अंदाज हो गया था। देखो, तुम मिस्टर कपूर के साथ कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। अर्नव ने बेफिक्री से कहा, मैं करने को बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। याद रखना, मैं अपने वादे का हमेशा पक्का हूँ। परी ने गुस्से से दांत पीस लिए, लेकिन वो कर भी क्या सकती। अर्नव के आगे वो कुछ भी नहीं थी, वो अच्छी तरह जानती थी। परी ने अपने मोबाइल से अर्नव के खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए और बोली, मैंने मान ली तुम्हारी बात, अब भी तुम भी वीडियोस डिलीट कर दो। अर्नव ने अपना मोबाइल परी की तरफ बढ़ते हुए कहा, अपने हाथों से अपने खिलाफ सबूत में मिटा लो। परी ने अर्नव के हाथों से मोबाइल लिया और अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए। अर्नव उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। परी ने अर्नव को उसका मोबाइल वापस लौटाया और उसे घूरते हुए बोली, तुमने आज जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी अर्नव सिंघानिया। अर्नव टेढ़ी स्माइल के साथ शौक से, मैं भी उस वक्त का इंतजार करूंगा कहते हुए अर्नव ने उसे हल्का सा सैल्यूट करते हुए आई विंक की और अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। परी अपने सामने सिर्फ अर्नव की कार को जाते हुए देखती रहती है। उसने अपना मोबाइल गुस्से से सड़क पर पटक दिया और उसे पैरों तले कुचलते हुए बोली, तुम बहुत पछताओगे अर्नव, बहुत ज्यादा। वही अर्नव जब घर आया तो जीवन गार्डन में बेचैनी से टहलते हुए उसका इंतजार कर रहा था। अर्नव की कार को देखकर वो भागते हुए कार के पास आता है। कार से निकलते ही जीवन ने अर्नव पर सवालों की बौछार कर दी। क्या हुआ अर्नव, क्या तुमने परी के पास मौजूद सारे सबूत ले लिए हैं? उसने तुमसे क्या कहा था? क्या वो अभी भी तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है? जीवन के इतने सवाल सुनकर अर्नव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करवाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लिया है, अब वो कुछ नहीं करेगी। तुम इन सब को छोड़ो और मिस्टर कपूर की कंपनी के शेयर्स को खरीद लो, मुझे वो कंपनी अब अपने नाम चाहिए। अर्नव जीवन से इतना कहकर वहां से चला जाता है। वही जीवन उसे जाते हुए देखता रहता है। जीवन अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, इसे अचानक क्या हो जाता है, रातों रात कुछ भी खरीदने की आदत मेरी नींद को खराब कर देती है। इससे अच्छा होता कि मैं पहले ही सोचा था, अब रात भर जागना पड़ेगा। हे भगवान, ये अर्नव सिंघानिया नहीं बल्कि दानव सिंघानिया है। वही अर्नव जब अपने रूम में आया तो आन्या सो चुकी थी। अर्नव ने अपने कपड़े चेंज किए। वो आन्या के पास आता है। काउच पर सोने में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसका एक हाथ एक तरफ हवा में झूल रहा था और उसकी साइज के हिसाब से काउच भी छोटा था। फिर भी वो बेफिक्र होकर आराम से काउच पर सो रही थी। अर्नव ने उसकी हरकत देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास ही फ्लो पर बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथ में लकीर चुम लेता है। तुम सच में अलग हो, सभी से बेहद अलग। शायद इसलिए ही अर्नव सिंघानिया की नज़रें बार बार तुम पर ठहर जाती है। अर्नव उसे मुस्कुराते हुए एकटक देख रहा था। वही आन्या सोते हुए बिल्कुल किसी मासूम गुड़िया जैसी लग रही थी। अर्नव खड़ा होता है। उसने आन्या को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लाकर लेटा देता है। अर्नव भी आन्या के पास आकर लेट गया। उसकी नज़रें आन्या के चेहरे को लगातार देखती जा रही थी। अर्नव उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, कितनी मासूमियत है तुम्हारे चेहरे में, आज तक ऐसा जादू कभी किसी ने नहीं किया। तुम्हें देखकर ही न जाने क्यों मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाता हूँ। फिर उसके चेहरे के ओर करीब आते हुए, तुम्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ा, उसके लिए क्या कहूँ, पर सच में अब दोबारा कभी तुम्हारा हाथ या साथ नहीं छोड़ूंगा। बस अब हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। तुम मेरी हो हमेशा के लिए और अर्नव सिंघानिया तुम्हारा। अर्नव ये सब कहते हुए शर्मा रहा था।
शायद इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा हुआ था कि अर्नव सिंघानिया अपने जज्बात कह रहा था और कहते हुए शर्मा भी रहा था। तभी आन्या ने करवट बदली और सीधी होकर लेट गई। अर्नव की नजरें आन्या के होंठों से लेकर उसकी गर्दन तक आती है। आन्या की गौरी और सुराही गर्दन ने अर्नव पर न जाने कैसा जादू किया कि अर्नव ने आन्या की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अर्नव ने आन्या की गर्दन को चुमा और उसको लव बाइट कर देता है। आन्या अर्नव की बाइट से थोड़ा सा सिसक पती है, पर वो इस वक्त गहरी नींद में थी। अर्नव आन्या की सिसकी पर उससे दूर हट जाता है। अर्नव की नज़र आन्या की गर्दन के निशान पर गई तो वो मुस्कुरा उठा। उसने आन्या के सिर को अपने सीने पर रखा और उसके माथे पर किस करते हुए सो जाता है। अगली सुबह आन्या की जब नींद खुली तो 7 बज रहे थे। घड़ी में टाइम देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि आन्या इतना लेट उठी थी। आन्या ने अपनी आंखें मसली और आसपास देखा तो वो हैरान हो गई। वो इस वक्त अर्नव के बेड पर उसके सीने पर लेटी हुई थी। अर्नव को देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुला गई और आंखें तो ऐसे बड़ी हो गई जैसे अभी निकलकर बाहर आ जाएगी। आन्या ने अर्नव को अपने इतने करीब देखकर अपने आप से घबराते हुए कहा, मैं बेड पर कैसे आई और इनकी बाहों में भगवान ये सब क्या है? ये डेविल तो मुझे कसकर पकड़कर सो रहा है और मुझे पता कैसे नहीं चला? मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती हूँ? आन्या अर्नव को अपने इतने करीब देखकर डर से कांप रही थी। वो जैसे कैसे करके अर्नव की पकड़ से छूटना चाहती थी, लेकिन अर्नव उसे इस तरह अपने आगोश में भरकर सो रहा था जैसे आन्या को कहीं भी जाने ना देना चाहता हो। ये डेविल तो मुझे बिल्कुल भी छोड़ने की फितरत में नहीं है। अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से? 7 बज गए हैं, सभी उठ गए होंगे। आंटी मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होंगी और आजीविका तो मेरा मजाक बनाने वाली है, आन्या अपने आप से बड़बड़ाकर कहती है। तभी अर्नव आन्या को अपने सीने से कसकर लगाते हुए बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उठने के बाद गुड मॉर्निंग भी बोला जाता है और आप तो हमारी एक साथ पहली सुबह है। आन्या ने घबराते हुए अर्नव के चेहरे की तरफ देखा। वो हड़बड़ाकर बोली, गुड मॉर्निंग। अर्नव ने उसके बालों पर अपना हाथ सहलाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माय डार्लिंग। अर्नव की ये हरकत देखकर आन्या के शरीर में सिहरन होने लगी। वो अर्नव को देखते हुए हिम्मत जुटाकर बोली, आप अब छोड़ेंगे मुझे प्लीज़, मुझे नहाने भी जाना है। अर्नव ने उसका मासूमियत देखी तो मुस्कुरा देता है और उसकी तरफ देखकर बोला, हम ठीक है डार्लिंग। अर्नव ने उसे छोड़ दिया तो आन्या किसी ट्रेन की रफ्तार से उसकी आंखों के सामने ले गायब हो गई। अर्नव हंसते हुए उसको देखता रहता है और उसके पिल्लों को अपनी बाहों में लेकर वापस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वही आन्या नहा धोकर वॉशरूम ले बाहर निकलती है। उसने दुल्हन की तरह अपना श्रृंगार किया, पर उसकी नज़र आईने पर कम और पीछे सो रहे अर्नव पर ज्यादा थी। वो अर्नव से इतना घबराई हुई थी कि अपनी गर्दन के निशान पर उसकी नज़र ही नहीं जाती है। वो फटाफट तैयार होकर पूजा के लिए मंदिर में पहुंच जाती है। जैसे ही वो नीचे आई तो कौशल्या जी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। आन्या ने कौशल्या जी का आशीर्वाद दिया। उन्होंने भी आन्या को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। अब खुश कैसे रह सकती हूँ? अब तो खुश रहना ही दुश्वार हो जाएगा। डेविल से शादी जो करवा दी है आपने, आन्या अपने मन ही मन बोली। वही कौशल्या जी की नज़र जब आन्या के गले पर बने निशान पर गई तो वो पहले तो असमंजस से आन्या के चेहरे को देखने लगी, फिर अचानक उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आन्या उनकी इस स्माइल का मतलब कुछ समझ नहीं पाई। वो बोली, आप क्यों मुस्कुरा रही है आंटी? कौशल्या जी उसके गाल को सहलाकर बोली, कुछ नहीं, प्यार की निशानी को देखकर सुकून मिला कि तुमने अर्नव के अपना लिया। आन्या उनकी बात का मतलब कुछ समझ नहीं पाई, बस फिकासा मुस्कुरा देती है। कौशल्या जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, चलो पूजा कर लेते हैं, तब तक सभी उठ भी जाएंगे।
आन्या ने अपनी गर्दन हिलाई, फिर कौशल्या जी और आन्या ने मिलकर पूजा की। आन्या ने शिव परिवार के सामने से आरती की थाली को घुमाते हुए आरती करनी शुरू कर दी। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। आन्या की आवाज इतनी प्यारी थी कि जब से वो इस घर में आई थी और पूजा के वक्त भजन करने लगी थी, घर के हर एक सदस्य उसकी आवाज का दीवाना बन गया था। वो भजन इतने प्यार से और इतनी मीठी आवाज में गाती थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। सच में छोटी मालकिन की आवाज तो बहुत प्यारी है। ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह माँ सरस्वती खुद इस घर में भजन कर रही हो। घर की सर्वेंट ललिता ने निर्मला जी से आन्या की तारीफ करते हुए कहा। निर्मला जी भी ललिता की बात पर सहमत होते हुए बोली, सचमुच ये बच्ची बहुत प्यारी है, पर शायद इसकी किस्मत उतनी ही खराब है जो अर्नव से उनकी शादी हुई, क्योंकि वो कुछ भी कर ले पर अर्नव सर के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि उनका जो चेहरा हम सब जानते हैं वो चेहरा ये नहीं जानती। मुझे इसकी किस्मत पर अफसोस हो रहा है, कहाँ फंस गई ये नाजुक सी बच्ची। निर्मला जी की बात सुनकर ललिता बोली, हम सच कह रही है आप दीदी, बेचारी मासूम बच्ची। पूजा खत्म होने के बाद आन्या आजीविका के रूम में जाती है। आजीविका अपने बेड पर आराम से सो रही थी, जैसे दुनिया जहां की नींद उसे ही निकालनी है। आन्या उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई। आजीविका को एक नज़र देखा और अपने आप से बोली, आंटी जी ने तो कहा था कि इसकी आज से यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे इसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कितने मज़े से सो रही है, और एक मैं जो इसके भाई से शादी करके परेशान हूँ, सुबह सुबह ही उनकी बाहों में थी। पता नहीं अब दोबारा उनसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी। सुबह सुबह तूने अपने आप से बातें करना वापस शुरू कर दिया। मुझे तो लगा तुम इस वक्त भाई के रूम में होगी, पर तू वापस इस रूम में आ गई। भाई ने अगर देख लिया तो कल रात की तरह तुझे बाहों में उठा कर ले जाएंगे। आजीविका की आवाज पर आन्या ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अगर तुम जाग रही हो तो फिर सोने का नाटक क्यों किया? उठ जाओ, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया है, आन्या ने गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा। आजीविका उठी और आन्या के कंधे पर अपना सिर रख लिया, उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, मैं तो चली जाऊंगी, तुम बताओ रात में सब कुछ कैसा रहा भाई और तुम्हारे बीच? आन्या की बात सुनकर आजीविका ने बड़ा सा मुंह बनाया और उसके हाथ पर मरते हुए बोली, तुम दूर रहो मुझसे, यहाँ मेरी सांसें अटकी हुई है और तुम्हें हमारे बीच में क्या हुआ ये जानने की पड़ी है? कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, मैं तो अलग काउच पर सोई थी, पता नहीं सुबह उठी तो तुम्हारे भाई के पास में। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं दोबारा उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी। आजीविका की आंखें छोटी हो गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नज़र आन्या के गले पर बने हुए निशान पर जाती है। आजीविका ने जैसे ही उसके गले का निशान देखा तो उसने अपनी हथेली को अपने मुंह पर रख लिया और बोली, ओ माय गॉड, ये क्या है आन्या? आन्या अनसमझ से क्या है? आजीविका ने उसकी गर्दन आईने के सामने करते हुए उसके गले की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहा, ये लव बाइट है ना? तुम इसे बिना छिपाए बाहर आ गई। आन्या ने जब अपने गले पर लव बाइट देखी तो उसकी भी सांसें अटक गई। उसने तुरंत अपना हाथ गले पर रख लिया और हड़बड़ाकर बोली, मुझे नहीं पता ये कैसे, मतलब हम दोनों के बीच तो कुछ भी नहीं हुआ था, फिर ये कैसे हो सकता है? आजीविका भी उसकी बात सुनकर आंखें फाड़कर धीमी आवाज में बोली, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे गले पर ये लव बाइट कैसे आ गया? भाई को तो किसी के लिए फीलिंग नहीं आती, तो फिर तुम्हारे गले पर ये लव बाइट क्यों है? आन्या का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने आजीविका की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो सुबह से ऐसे ही घर में घूम रही हूँ, शायद सभी ने ये देख लिया होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँगी सभी से, मुझे शर्म आ रही है, मैं किसी को फेस नहीं कर पाऊंगी।
आन्या का चेहरा छोटा सा हो गया। ये देखकर आजीविका ने उसे शांत करते हुए कहा, इतने परेशान नहीं होते हैं आन्या, तुम ऐसे मुंह मत बनाओ। इसे तो मैं हाइड कर दूंगी और तुमसे कोई वैसे तो पूछेगा नहीं, पर कोई पूछेगा तो भी तुम कह देना कि मच्चा काट गया था। आन्या को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके और अर्नव के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। रात में वो दोनों अलग अलग सोए थे। अर्नव ने उसे ये बाइट कब दी उसे नहीं पता था। उसने तो आखिर बार अर्नव का चेहरा तभी देखा जब वो घर से बाहर जा रहा था। उसके बाद तो वो सो गई थी, उसे कुछ भी नहीं पता था। आन्या ने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रखा और अपने में सोचने लगी, ये कब हुआ होगा? क्या हम दोनों के बीच पहली रात वो सब हो गया जो एक पति पत्नी के बीच होता है? अगर वो मेरे करीब आए होते तो मुझे पता चलता, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं उनसे पूछूंगी कैसे? मुझे तो उन डेविल को देखकर ही रोना आ जाता है। उनसे ये पूछना तो मेरे लिए नामुमकिन होगा। क्या सोच रही है? बैठे बैठे मैंने बोला ना, इतना परेशान मत हो। ला, मैंने अभी इसे हाइड कर देती हूँ। आजीविका ने उसका हाथ उसके गले से हटाया और अपने मेकअप से उस लव बाइट के निशान को हाइड करने लगी। वही आन्या ने छोटा सा मुंह बनाया। वो सकपका कर बोली, मैं सच कह रही हूँ, मेरे और उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ है। ये पता नहीं कैसे। आजीविका अपने कंधे उठाकर अपने धुन में बोली, हाँ मुझे पता है, तुम्हारे और उनके बीच वैसे भी नहीं हो सकता है। भाई तुम्हारे करीब सिर्फ वैसे ही आए होगे जैसे वो। कहते हुए आजीविका की आवाज अचानक रुक गई। वो आन्या की तरफ देखने लगी जो उसे ही एकटक देख रही थी। आन्या उसके चेहरे को एकटक देखते हुए बोली, जैसे वो। आजीविका ने मन ही मन अपने आप से कहा, ये क्या बोल रही है आजीविका? पागल हो गई है क्या? अगर आन्या को सब पता चला तो इसे बहुत बुरा लगेगा और भाई की कमजोरी के बारे में इसे नहीं बता सकती, क्योंकि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भाई के बारे में ये सब चीजें बताना, नो नो वे। आन्या सॉरी, बट मुझे तुमसे ये बातें छिपानी ही होगी। आजीविका अपने आप में खोई खुद से ही ये बातें कर रही थी। तभी आन्या बोली, बोलो क्या बोल रही थी तुम? जैसे वो। आजीविका ने बात बदलते हुए कहा, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो तुम्हारा ये निशान भी हाइड हो गया है। फिर घड़ी की तरफ देखते हुए, और गॉड 9 बजने वाले हैं, 10 बजे तो उस खड़ूस केमिस्ट्री टीचर का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। आन्या मैं रेडी होने जा रही हूँ। आजीविका तुरंत उठकर बिजली की रफ्तार से वार्डरोब की तरफ जाती है और अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली जाती है। वही आन्या उसे देखकर हैरानी से बोलती है, उफ, ये लड़की भी बिजली जैसी ही है। तभी वहां पर जीवन आ गया। जीवन अपने ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह रेडी था। वो अपनी वॉच में टाइम देख रहा था। आन्या को देखते हुए वो यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर बोला, आजीविका कहाँ है भाभी? भाभी ये शब्द सुनकर ही आन्या घबरा गई। उसने जीवन की तरफ देखा और वॉशरूम री तरफ इशारा करते हुए बोली, वो वॉशरूम में रेडी होने गई है। ओहो, ये लड़की हमेशा ही लेट ही हो जाती है, कोई काम टाइम पर नहीं होता। इससे जीवन ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। फिर आन्या की तरफ देखते हुए जीवन बोला, वैसे आप यहाँ क्या कर रही है? आपको तो अर्नव बुला रहा है। अर्नव का नाम सुनते ही आन्या की धड़कनें धक धक करने लगी। वो जीवन से बोली, पर वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? वो तो आपको ही पूछना पड़ेगा ना भाभी, मुझे कैसे मालूम होगा? जीवन ने अपने कंधे उठाते हुए कहा। आन्या बेड से उठते हुए बोली, ठीक है मैं जाती हूँ। जीवन ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिला दी और वहां से चली गई। वही जीवन ने आजीविका के रूम को एक नज़र देखा और बोला, ऑफिस के लिए लेट कर देगी ये मुझे? नीचे इंतजार कर लेता हूँ, तैयार होकर नीचे ही आ जाएगी। जीवन वहां से जाने लगा तभी उसके कानों में आजीविका की आवाज आई, आन्या सुनो, मैं अपना टॉप बाहर ही भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे वार्डरोब से रेड वाला टॉप निकाल कर दे दोगी?
प्लीज यार जल्दी कर दो, वरना मैं लेट हो जाऊंगी और वो जंगली लगून जीवन मेरी जान खा जाएगा। जीवन ने जब अपने लिए ये शब्द सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई। लगून, आन्या यार जल्दी करो, आजीविका अंदर से चिल्लाते हुए बोली। जीवन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब इसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता। उफ, ये लड़की अभी से इतना परेशान करती है, पता नहीं जब इसके लिए मेरी मोहब्बत के बारे पता चलेगा तब तो ये मुझे क्या क्या नाम देगी। जीवन वार्डरोब वाले साइड पर आता है और जैसे ही वार्डरोब खोलता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। कपड़ों को बेहद अजीब तरह से रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कपड़ों का पूरा शोरूम आजीविका के वार्डरोब में है। आजीविका दोबारा चिल्लाए, आन्या। वही जीवन ने अपना सिर खुजाया और अपने आप से बोला, हे भगवान, इन कपड़ों के पहाड़ से इसका वाल टॉप कौन सा है, कैसे ढूंढूं। जीवन ने इतना कहकर जैसे ही दूसरा साइड खोला तो कपड़ों का एक ढेर उसके सामने था, जिसे देखते ही जीवन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो पूरा ढेर ऊपर आकर गिरता है। आहे है। दूसरी तरफ आन्या को रूम में जाने से पहले डर लग रहा था। वो अपने आप से बोली, यार अब सुबह सुबह इनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी और इस निशान के बारे में कैसे पूछूं। मेरी आवाज तो निकलती नहीं, ये जिंदगी कैसे निकलेगी। वो अपने आप से बातें करने में मशरूफ थी, तभी उसके कानों में बाहर खड़ी होकर दीवारों से ही बातें करोगी या अंदर आने का भी कोई इरादा है वाइफी। अर्नव की आवाज पर वो झेप गई। हे भगवान, ये डेविल तो दीवार के आर पार भी देख लेता है। आन्या अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अंदर आती है। उसकी नजरें झुकी हुई थी और घबराते हुए उंगलियों के आपस में फंसाए खड़ी थी। वही अर्नव जो कि ऑफिस के लिए तैयार होकर खड़ा था। वो परफ्यूम लगाते हुए बिना पलटे आन्या से कहता है, मेरी तरफ भी देख लो एंजल, इतना भी बुरा नहीं दिखता हूँ जो हर वक्त मुझसे दूर भागती रहती हो। आन्या को इतनी घबराहट हो रही थी कि वो नजरें तक नहीं उठा पा रही थी। उस पर सुबह सुबह उसकी गर्दन पर लव बाइट की वजह से वो और भी नर्वस थी। एंजल नजरें उठाओ अपनी, अर्नव बड़े ही प्यार से बोला। अर्नव का प्यार देखकर आन्या का दिल और भी तेज धकने लगा। ये मुझे क्या हो जाता है इनके सामने, मैं इतना क्यों डर जाती हूँ। है तो ये एक डेविल सिंघानिया ही, और डेविल सिंघानिया से कौन डरता है, वो अपने मन में बोली। वही आन्या ने जब नजरें नहीं उठाई तो अर्नव खुद ही उसकी तरफ बढ़ जाता है। आन्या ने जब महसूस किया कि अर्नव उसकी तरफ आ रहा है तो आन्या पीछे पीछे हटने लगी। अर्नव ने आन्या की तरफ अपने कदम बढ़ाए, आन्या पीछे पीछे हटती गई। आन्या अपने कदम इतने पीछे ले जाती है कि अंत में जाकर वो दीवार से ही चिपक गई। अब उसके पास कहीं और जाने लिए जगह बिल्कुल भी नहीं थी। वही अर्नव के चेहरे पर ये देखकर स्माइल आ गई। अर्नव भी आन्या के जस्ट सामने आकर खड़ा हो गया। आन्या ने अपने हाथों को दीवार पर रख दिया और अपनी गर्दन को दूसरी तरफ कर ली। अर्नव ने अपने दोनों हाथ आन्या के इर्द गिर्द रखे और उसके चेहरे को एकटक देखते हुए मुस्कुरा बोला, लुक एट माई फेस एंजल।